Good morning, namaste, sasriyakal, adab. Welcome to the channel. This particular day, we are talking about constitutional silences, unconstitutional inaction. This particular editorial is about the position of governor, how the position of governor is being exploited or misused. The author is Mukund P. Une, and he is an advocate on record in the Supreme Court of India, which means he is a very knowledgeable person with regards to constitutional matters. In this particular video, we are going to discuss basically about what is the position of governor in Indian constitution, what are the powers and functions of governor, what are the provisions of giving assent to the state bills, what are the committees formed to review center state relations, which have stated something about the position of governor? What could be the discretionary and non discretionary powers of governor? Who are the governors of Tamil Nadu, Kerala, West Bengal, Telangana? What are the problems which are being caused because of governor's inaction? What basically is the governor inaction? We'll also discuss that. And what are the suggestions that Sarkaria Commission and MM Panchi Commission has given with regards to the position of the governor? Before we begin, let us discuss some in quick words that are important for vocabulary building. Ostensibly has been used by the author in the very first paragraph, which means that is evidently, seemingly, supposedly, apparently, यानी जो obvious है वो उसको कहते हैं ostensibly. दूसरा वर्ड जो यूज़ किया है ऑफस्केट यूज़ किया है फोर्थ और फिफ्थ पैराग्राफ के आसपास में. और ऑफस्केट करने का मतलब होता है किसी को कंफ्यूज करना, बैफल करना, बीफडल करना, बेविल्डर, ऑब्सक्योर, वेयर द मेन थिंग इज अनक्लियर और इट इज अबाउट स्टूपेफाइंग. ऑथर यहाँ पे कहते हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडर्स थे उन्होंने कुछ गैप्स छोड़ के रखे थे, ये समझ के कि हमारी जो फ्यूचर पार्लियामेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को समय समय पे मॉडिफाई और अमेंड करती रहेगी, जो कि विल ऑफ द पीपल की एस्पिरेशंस के हिसाब से होगा. और इसकी वजह से ऑब्वियसली ऑथर कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बड़े बड़े ग्लेयरिंग मिसेज आने लगे, यानी कि कुछ गैप्स आने दिखने शुरू हो गए. और इस तरह का एक तरह का गैप है, वन ऑफ द साइलेंसेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज इन आर्टिकल 200. क्या करता है ये आर्टिकल 200? ये आर्टिकल 200 बेसिकली गवर्नर को पावर देता है कि गवर्नर लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा पास भेजा गया कोई भी कानून जो कि गवर्नर की रजामंदी के लिए, एसेंट के लिए भेजा गया है, गवर्नर के पास कोई टाइम लिमिट नहीं है कि किस टाइम लिमिट के अंदर अंदर उसको अपनी असेंट देनी ही देनी है. और ये बेसिकली एक तरीके से उन स्टेट्स के लिए एडवांटेजेस होता है जहाँ पे गवर्नर मौजूद है और ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं, यानी कि केंद्र सरकार के विपरीत कोई राजनीतिक दल है, वो जब राज्य सरकार में सरकार के रूप में होता है तो वहाँ पे ये पोजीशन और ये पावर का एक्सप्लॉयटेशन दिखाई देता है, जहाँ पे गवर्नर लगातार इस पावर का इस्तेमाल करके जो स्टेट असेंबली है उनके मैंडेट को क्या करता है, रोकने की कोशिश करता है. हाल ही में ऐसा देखा गया तमिलनाडु में, जहाँ पे तमिलनाडु प्रोहिबिशन ऑफ ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेम्स बिल 2022 वो अभी तक साइन नहीं हुआ है. केरला में केरला का लोकायुक्त बिल है, अमेंडमेंट बिल है 2022 का, जो कि गवर्नर ने असेंट नहीं दिया. अभी तक तमिलनाडु में 20 बिल्स पेंडिंग हैं गवर्नर के सामने, और तेलंगाना और वेस्ट बंगाल में भी सिचुएशन कुछ ऐसी ही है. सवाल ये है, कैन द गवर्नर जस्ट सिट ऑन द बिल्स एंडलेसली? मतलब कि जो स्टेट ने पास किया, क्या गवर्नर को उसको समयबद्ध तरीके से पूरा नहीं कर देना चाहिए? अब अगले 7 मिनट में आपके लेने वाला हूँ इस पूरे एडिटोरियल को पॉइंट वाइज ब्रेक करने में. तो सबसे पहला सवाल आपके सामने ये है कि किस ईयर में बीपी जीवन रेड्डी कमेटी बनाई गई थी? उसका आंसर है 2004. ये बीपी जीवन रेड्डी कमेटी आफ्सपा को रिव्यू करने के लिए भी बनाई गई थी. दूसरा सवाल है आपके सामने कि किस ईयर में सरकारिया कमीशन बनाया गया था, अगेन जो कि सेंटर स्टेट रिलेशन को चेक करने के लिए था. उसका आंसर है 1983. प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने बनाया था. 3 मेंबर्स की कमेटी थी. इसके चेयरपर्सन थे जस्टिस RS सरकारिया. सेंटर स्टेट रिलेशंस के मुद्दे पे बात करनी थी. इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट लगभग अराउंड 4 साल बाद 1987 में राजीव गांधी के सामने रखी, और इस कमेटी ने बेसिकली सुझाव दिए बहुत तरीके के कि हमें सेंटर स्टेट के बीच में रिलेशंस कैसे सही करने हैं. उसी तरीके से जस्टिस MM पंची कमेटी, मोहन मदन पंची कमेटी बनाई गई 2007 में,
और इस कमेटी ने पहली बार कहा कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन को रिमूव कर दिया जाए, और इन्होंने गवर्नर के अपॉइंटमेंट के लिए एक कमेटी बनाने की बात कही, जिसमें प्रधानमंत्री होगा, होम मिनिस्टर होगा, स्पीकर होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा और कंसर्न स्टेट का चीफ मिनिस्टर होगा। गवर्नर ऑफ तमिलनाडु थिरु आर एन रवि जी हैं और इन्होंने अभी तक 20 बिल पे असेंट नहीं दिया। गवर्नर ऑफ केरला है आरिफ मोहम्मद खान, जिन्होंने लोकायुक्त अमेंडमेंट बिल पे साइन नहीं किया है। तेलंगाना के लिए इसी तरीके से गवर्नर हैं तमिलसाई सौंदरराजन एंड शी इज़ ऑल्सो द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुदुचेरी। वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं डॉक्टर CV आनंद बोस, जो कि अभी 23 नवंबर 2022 को बनाए गए हैं। इन्होंने ला गणेशन को रिप्लेस किया है। मुद्दे की बात यह है कि कोई टाइम लिमिट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर के लिए कि वो उसको किस समय में बिल को पास करना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी पुरुषोत्तमन नंबूदिरी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1962 के जजमेंट में 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नर के ऊपर किसी तरह की टाइम लिमिट इम्पोज नहीं की है, तो हम उसको बाध्य नहीं कर सकते। इसकी वजह से जो मेन इश्यूज रेज होते हैं वो ये होते हैं कि गवर्नर जो है वो लेजिस्लेचर का मैंडेट ऑफ द लेजिस्लेचर को क्या कर रहा है, अवॉइड कर जा रहा है। फेडरल स्कीम ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अफेक्ट कर रहा है, डिले कॉज कर रहा है असेंट टू द बिल्स में, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट में बढ़िया नहीं है। गवर्नर उस गैप को मिसयूज कर रहा है और ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स है। अब होता क्या है कि गवर्नर अगर मान लो असेंट ना दे तो गवर्नर और भी कुछ कर सकता है। उसी आर्टिकल के तहत गवर्नर जो है किसी भी बिल को कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट के लिए सेंड कर सकता है, और प्रेसिडेंट के पास भी कोई टाइम लिमिट नहीं दी है कि गवर्नर के द्वारा भेजा गया कोई भी कानून उसको कितने समय में अपना ओपिनियन देना है या असेंट देना है। फॉर एग्जाम्पल, नीट एग्जाम्शन बिल जो था तमिलनाडु का मई 2022 में भेजा गया था और बेसिकली अभी तक उस पर प्रेसिडेंट ने कुछ भी नहीं कहा है। तो यहाँ पे ये देखने को पता है हमें कि प्रेसिडेंट के लिए भी कोई टाइम लिमिट नहीं है अंडर आर्टिकल 201 टू गिव हिज असेंट टू द बिल, विच मीन्स गवर्नर एंड प्रेसिडेंट आर ऑल्सो केप्ट इन अ सिमिलर पोजिशन। लेकिन हमें अक्सर 6 महीने की कोई टाइमलाइन सुनने में आती है। वो 6 महीने की टाइमलाइन क्या है? ये 6 महीने की टाइमलाइन स्टेट असेंबलीज पे लागू होती है। यानी कि अगर गवर्नर ने प्रेसिडेंट को भेजा और प्रेसिडेंट ने वापस स्टेट असेंबली को भेज दिया, तो स्टेट असेंबली को उस कानून को 6 महीने के भीतर डिसाइड करना है। सॉरी। तो यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस है जो हम समझेंगे। अगर मान लीजिए कोई भी हाउस स्टेट असेंबली से पास कर दिया गया बिल, कोई भी स्टेट हाउस असेंबली ने पास कर दिया है, तो वो जाता है गवर्नर के पास उसकी असेंट के लिए। अब गवर्नर के पास 2 रास्ते हैं, गवर्नर उस बिल पे हामी भरे या हामी ना भरे, गवर्नर उसको पास कर दे या डज नॉट पास। गवर्नर उसको पास कर दे तो वो कानून एक्ट बन जाएगा और मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर गवर्नर साइन असेंट नहीं देता है तो गवर्नर 2 चीज़ें करता है। पहला, गवर्नर उस पर हाथ पे हाथ धर के बैठा रहता है क्योंकि उस पर कोई टाइम लिमिट नहीं है। दूसरा, गवर्नर उस बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए सेंड कर सकता है। अब जब प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए सेंड करता है तो प्रेसिडेंट के पास भी 2 ऑप्शन है। प्रेसिडेंट वापस से ये बिल जो है किसको भेज दे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को रिकंसिडरेशन के लिए भेज दे अपने ओपिनियंस के साथ, और यहाँ पे टाइम लिमिट है कि 6 महीने के अंदर अंदर स्टेट असेंबली को डिसाइड करना है, और एल्स प्रेसिडेंट भी उस पर हाथ धर के बैठा रहे, बिकॉज प्रेसिडेंट के लिए भी कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो ये पूरे मुद्दे में जस्टिस BP रेड्डी कमेटी और अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा बनाई गई सन 2000 में नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बातें कही गई। जस्टिस BP रेड्डी कमेटी ने ये कहा कि गवर्नर अगर अपनी असेंट पे इनडेफिनेटली विथहोल्ड करके बैठा रहेगा तो गवर्नर को जो इंपॉर्टेंट पोजीशन दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में उसके खिलाफ होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी वाली 2000 की कमेटी ने कहा कि एक कोई टाइम लिमिट फिक्स होनी चाहिए गवर्नर के लिए, जैसे कि मान लीजिए 6 महीने के लिए, जिसके दौरान गवर्नर को क्या करना है, बिल को या तो असेंट दे देना है या प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करना है। अब गवर्नर को कहा जाता है कि गवर्नर सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करता है और प्रिवेंट करता है कि कोई भी लेजिस्लेशन स्टेट द्वारा, कोई भी कानून स्टेट द्वारा जल्दी जल्दी में ना बनाया जाए, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पे एक तरह की नज़र बना के चलता है ताकि वो कोई भी ऐसा काम ना करे जो कि यूनियन गवर्नमेंट के खिलाफ हो। ये एक सरकारिया कमीशन ने कहा था। सरकारिया कमीशन ने सजेशन क्या दिया? सरकारिया कमीशन ने इस इनएडवर्टेंट डिले को प्रिवेंट करने के लिए कहा कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पहले से गवर्नर से कंसल्ट कर ले कानून बनाने के पहले, और गवर्नर से पूछ सलाह मशवरा कर ले कि उसको कानून कितने समय में पास कराना है।
अब गवर्नर की जो यूनिक पोजीशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्या है, गवर्नर चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए काम करता है। गवर्नर चेक्स एंड बैलेंस के लिए काम करता है, इसीलिए इसकी पोजीशन को यूनिक कहा जाता है। और गवर्नर कहीं ना कहीं क्वासाई फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि गवर्नमेंट थोड़ा सा लीनिंग है यूनियन गवर्नमेंट की तरफ, थोड़ा सा लीनिंग है सेंटर की तरफ। और गवर्नर का काम बेसिकली यही है कि स्टेट लेजिस्लेचर पे नज़र रखो ताकि वो यूनियन लॉज के विपरीत कोई कानून ना बना पाए, रिपग्नेंट टू यूनियन लॉज विच आर कॉन्ट्रडिक्टरी टू व्हाट द यूनियन लॉज आर सेइंग। सो व्हाट आर द सम ऑफ द पावर्स इन द फंक्शंस ऑफ गवर्नर। आर्टिकल 153 में कहा गया है कि देयर शैल बी अ गवर्नर इन ईच स्टेट। सवाल ये आता है कि क्या एक व्यक्ति दो से ज़्यादा स्टेट का गवर्नर हो सकता है, तो यस, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। गवर्नर के दो फंक्शंस हैं, पहला गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में वाइटल लिंक की तरह काम करता है, और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट भी है जिसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सुन के चलनी है। आर्टिकल 157 और 158 गवर्नर की एलिजिबिलिटी पे बात करते हैं, जो कहते हैं कि सिटीजन ऑफ इंडिया होगा, 35 साल का होगा, कहीं पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली का मेंबर नहीं होगा, और दूसरा ये है कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करेगा अंडर द गवर्नमेंट। ये स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी मेंबर नहीं हो सकता है, लोकसभा राज्यसभा का भी नहीं हो सकता है, एसएलए का भी नहीं हो सकता है। आर्टिकल 163 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हमेशा गवर्नर को सलाह मशवरा देना है, एड एंड एडवाइस करना है, पर गवर्नर के पास कुछ चीज़ों में अपने डिस्क्रिशंस होंगे, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सारे ओपिनियन बाध्य नहीं है। आर्टिकल 164 में गवर्नर चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है और अदर मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट कैबिनेट को अपॉइंट करता है। और आर्टिकल 213 में गवर्नर के पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी है अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। सो दीज आर द लार्जर लेजिस्लेटिव, पॉलिटिकल एंड जुडिशियल पावर्स दैट वी हैव सीन। देयर इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विच यू वुड वांट टू सॉल्व। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्क्रिशनरी पावर्स गिवन टू द गवर्नर ऑफ अ स्टेट। इस क्वेश्चन को आप पॉज करें और इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ये आंसर आपको बड़ा कॉमनली दिखाई दे जाएगा, हमारे डिस्कशन के बाद आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें और आंसर ABCD में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट इसकी वजह से इम्पेडिमेंट्स क्या हो रहे हैं, दिक्कतें क्या आ रही हैं, व्हाट आर द इम्पेडिमेंट्स बीइंग कॉज्ड ड्यू टू गवर्नर इनएक्सटेंसिवली विथहोल्डिंग द एसेंट ऑन द बिल। देखिए, गवर्नर अगर विथहोल्ड करेगा एसेंट ऑन द बिल में तो ये रूल ऑफ लॉ का फेल्योर है, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में अच्छा नहीं माना जाता है, तो क्योंकि ये अनएक्सप्लेन डिले कॉज कर रहा है। दूसरा, गवर्नर की पावर का ओवर रीच हो रहा है। गवर्नर का मात्र फंक्शन इतना है कि वो स्टेट गवर्नमेंट के पे निगरानी रखे और देखे कि स्टेट गवर्नमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रही है, स्टेट गवर्नमेंट के बनाए गए कानूनों को रोके ना गवर्नर। एक तरह का मिसट्रस्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है, एक तरह का मिसट्रस्ट क्रिएट हो रहा है, और इशू टसल और मिसट्रस्ट क्रिएट हो रहा है सेंट्रल एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव के बीच में, जो कि फेडरल स्कीम ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बढ़िया नहीं है, नॉट गुड फॉर द फेडरल स्कीम ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये एक तरह का अनवारंटेड अनड्यू इंटरफेरेंस है विद द लेजिस्लेटिव फ्रीडम ऑफ द स्टेट, यानी राज्य के कानून बनाने की आज़ादी में ये एक अनड्यू इंटरफेरेंस है यूनियन का, और ये डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए हमारे लिए भी अच्छा नहीं है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन वी डू अबाउट इट। वी कैन ट्राई दैट गवर्नर को जो यूनिक पोजीशन दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, गवर्नर उसका रिस्पेक्ट करे और गवर्नर अपनी पावर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना करे। लास्ट में ऑथर हमें कंक्लूड करते हुए यही कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंसेस अगर हैं तो उसकी वजह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल इनएक्शन नहीं होना चाहिए, और रूल ऑफ लॉ को एनार्की में मत बदलिए। जस्टिस कृष्णा अय्यर साहब ने भी शमशेर सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में कहा था कि हो सकता है कि हमारे फाउंडिंग फादर्स जो थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो इतने पॉलिटिकल नहीं थे, इसलिए उनको शायद ये नहीं समझ में आया कि ये जो गैप्स वो छोड़ रहे हैं इसके ग्लेयरिंग अब्यूजेस हो सकते हैं और परवर्टेड डेवलपमेंट्स हो सकते हैं। सो दिस वाज हर्षवर्धन त्रिपाठी साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज एडिटोरियल एनालिसिस। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट।